प्राचीन भारतीय गांवों की छवि आमतौर पर शांति, हरियाली और सरल जीवन की होती है। ऐसे ही एक गांव की सुंदरता और उसकी सदियों पुरानी कथाएं भी इसे विशेष बनाती हैं। इस गांव का नाम था शिवपुर, जो अपनी नयनाभिराम हरियाली और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। गांव की हर गली, हर खेत और हर खेत में बसी जीवन की सरलता का वर्णन करता था। यहाँ के लोग परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। शिवपुर के बाहरी इलाके में एक प्राचीन जलाशय था, जिसे गांव के लोग चांदनी ताल के नाम से जानते थे। ये तालाब अपने खूबसूरत नज़ारे के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच इसकी गहरी रहस्यमयता और भय भी था। चांदनी ताल के बारे में कई किस्से और कहानियां लोगों की जुबान पर थीं, जिनमें से एक कहानी थी यक्षिणी की। यक्षिणी, जो एक खूबसूरत और आकर्षक आत्मा थी, के बारे में कहा जाता था कि वह इस तालाब में निवास करती थी। प्रेम के कारण उसे एक शाप प्राप्त हुआ था, जिससे वह जल की दुनिया में अटकी रह गई थी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यक्षिणी रात के समय तालाब के किनारे घूमती थी और जो भी व्यक्ति उसके पास आता उसे अजीब और भयावह घटनाओं का सामना करना पड़ता था। गांव की महिलाएं जो रात के समय तालाब की ओर नहीं जाती थीं, इस कहानी को बच्चों को सुनाते समय विशेष सावधानी बरतती थीं। कहा जाता था कि यक्षिणी अपनी खूबसूरती के जाल में लोगों को फंसाकर उन्हें तालाब में खींच लेती थी। लोग डर के मारे तालाब के पास नहीं जाते थे और इसके पानी में घुसना तो बिल्कुल ही निषिद्ध माना जाता था। इस गांव में एक युवा लड़की थी जिसका नाम रूपा था। रूपा की सुंदरता, सादगी और दयालुता ने उसे गांव में हर किसी की पसंद बना दिया था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। रूपा का एक प्रेमी भी था जिसका नाम राजू था। राजू और रूपा की प्रेम कहानी गांव में एक मिसाल बन गई थी। राजू एक मेहनती युवक था जो गांव में खेती का काम करता था। उसकी दयालुता और ईमानदारी ने उसे गांव के लोगों के बीच सम्मान दिलाया था। रूपा और राजू की प्रेम कहानी ने गांव के लोगों का दिल छू लिया था। दोनों की शादी की योजनाएं गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। रूपा और राजू की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी और गांव में तैयारियों का दौर चल रहा था। दोनों ने अपने परिवारों से शादी के लिए अनुमति प्राप्त कर ली थी और अब वे एक साथ अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए तैयार थे। उनका प्यार और समर्पण एक दूसरे के लिए विशेष था और उनकी शादी गांव में खुशी और उल्लास का कारण बन गई थी। शादी की तैयारियों के बीच रूपा की जिज्ञासा उसे पुरानी कहानियों और मिथकों की ओर खींच रही थी। उसे चांदनी ताल और यक्षिणी की कहानी में गहरी रुचि हो गई थी। रूपा ने सोचा कि शादी से पहले इस रहस्यमय स्थान की सच्चाई जानना एक अच्छा विचार होगा। रूपा ने गांव के पुराने पुस्तकालय में जाकर प्राचीन किताबें और दस्तावेज खंगालने का निर्णय लिया। वहां उससे एक पुरानी किताब मिली जिसका नाम था रहस्यमय आत्माएं और उनके शाप। किताब को देखकर रूपा की आंखें चमक उठी। उसने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। किताब में यक्षिणी की कहानी विस्तार से लिखी हुई थी। यह कहानी बहुत ही दिलचस्प और डरावनी थी। यक्षिणी का शाप प्रेम की वजह से था और उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक प्राचीन मंत्र के साथ शापित हो गई थी। इस मंत्र के अनुसार यक्षिणी की आत्मा जल में अटकी रह गई थी और केवल एक विशेष अनुष्ठान द्वारा उसे शांति मिल सकती थी। रूपा ने किताब की कुछ विशेष पंक्तियों को ध्यान से पढ़ा और एक पुरानी ध्वनि की तरह सुनी जो किसी अज्ञात भाषा में थी। किताब में एक मंत्र भी था जिससे यक्षिणी को शांति देने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। रूपा ने गलती से उस मंत्र का उच्चारण कर दिया क्योंकि उसने सोचा कि यह यक्षिणी के शाप को समाप्त करने का तरीका हो सकता है।
जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, हवा में अजीब सी खामोशी छा गई। चांदनी ताल के पानी में हलचल होने लगी और एक भयानक आह्वान की आवाज सुनाई दी। रूपा को महसूस हुआ कि उसने कुछ गंभीर गलती कर दी है। वह डर के मारे कांप उठी और किताब को फेंककर भाग गई। लेकिन अब यक्षिणी की आत्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी थी और उसकी दुनिया में दखल देना शुरू कर दिया था। इस प्रकार रूपा की जिज्ञासा और गलती ने गांव के जीवन में एक नई और खौफनाक घटना को जन्म दिया था। यक्षिणी की वापसी ने गांव में अजीब और डरावनी घटनाओं की शुरुआत की, जो आगे आने वाले दिनों में और भी भयानक रूप ले सकती थी। रूपा और राजू की खुशियों का वातावरण अचानक बदल गया जब यक्षिणी का शाप सक्रिय हो गया। चांदनी ताल के पानी में हलचल और अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया था। एक शाम रूपा अपने घर के आंगन में बैठी थी जब उसने अचानक एक अजीब सी आवाज सुनी। यह आवाज इतनी रहस्यमयी और डरावनी थी कि उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। आवाज तालाब से आ रही थी, जैसे कोई सिसकियां सुनाई दे रही हो। रात का अंधेरा गहराता गया और गांव में एक असामान्य खामोशी छा गई। रूपा को सोने में दिक्कत होने लगी और रात भर वह अजीब अजीब सपने देखने लगी। सपनों में उसे एक खूबसूरत स्त्री दिखती थी जिसकी आंखें उसकी आत्मा को जला देने वाली नजरों से भरी हुई थी। हर सपने के साथ वह स्त्री धीरे धीरे रूपा के करीब आ रही थी और उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। रूपा ने राजू को अपनी समस्याओं के बारे में बताया, लेकिन राजू ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ मानसिक दबाव के कारण हो रहा है। हालांकि गांव के लोगों के बीच अजीब घटनाओं की खबरें फैलने लगी। लोग कह रहे थे कि चांदनी ताल में रात के समय अजीब रोशनी देखी जा रही है और तालाब के आसपास अजीब सी ठंडी हवा चल रही है। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया कि उन्होंने तालाब के पानी में किसी महिला की छाया देखी थी। रूपा की स्थिति और भी खराब हो गई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे और उसकी त्वचा पर एक अस्वस्थ चमक आ गई थी। उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी और उसने महसूस किया कि यक्षिणी का शाप उसे धीरे धीरे निगल रहा है। रात के समय उसकी नींद टूट जाती और वह बार बार उस अजीब आवाज को सुनने लगती थी। रूपा और राजू ने सोचा कि यह स्थिति और अधिक बुरी हो रही है और अब उन्हें गांव के बुजुर्गों से मदद मांगनी चाहिए। बुजुर्गों की सलाह से उन्होंने एक ऐसा मार्ग खोजने का निर्णय लिया जो इस शाप को समाप्त कर सके। गांव के सबसे उम्रदराज व्यक्ति दादाजी के पास जाकर रूपा और राजू ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया। दादाजी ने सब कुछ ध्यान से सुना और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने बताया कि यक्षिणी का शाप बहुत ही घातक होता है और इसे समाप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान और तंत्र की आवश्यकता होती है। दादाजी ने उन्हें एक पुरानी पुस्तक का संदर्भ दिया जिसमें यक्षिणी को शांत करने के लिए आवश्यक अनुष्ठान और मंत्रों का विवरण था। उन्होंने कहा कि इस किताब को ध्यान से पढ़ना और शाप के अंत के लिए पुरानी विधियों का पालन करना होगा। दादाजी ने बताया कि यक्षिणी को शांति प्रदान करने के लिए उसे एक विशेष रात में तंत्र मंत्र द्वारा शांत किया जा सकता है। रूपा और राजू ने उस पुरानी किताब की खोज शुरू की। वे गांव के पुस्तकालय में गए और कई पुराने दस्तावेज और किताबें खंगालने लगे। उन्होंने आखिरकार उस किताब को ढूंढ निकाला जिसमें यक्षिणी की कहानी और शाप को समाप्त करने के लिए अनुष्ठान के बारे में लिखा था। अनुष्ठान के अनुसार एक विशेष रात को चांदनी ताल के पास एक पूजा करनी थी जिसमें यक्षिणी को शांत करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करना था। इसके लिए उन्हें एक विशेष सामग्री एकत्र करनी थी जिसमें विभिन्न जड़ी बूटियां, तेल,
और अन्य पूजा विधि सामग्री शामिल थी। रूपा और राजू ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन शाप की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। उन्होंने गांव के लोगों से भी मदद मांगी, लेकिन यक्षिणी की शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी इस शाप को समाप्त करने में सफल नहीं हो पाया। रूपा और राजू ने शाप को समाप्त करने की पूरी कोशिश की, लेकिन यक्षिणी की उपस्थिति ने और भी भयावह रूप ले लिया। एक रात जब चांदनी ताल के पास पूजा की जा रही थी, तभी अचानक एक अजीब और डरावना दृश्य उभरा। रूपा और राजू ने तालाब के किनारे अनुष्ठान करना शुरू किया। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और तालाब के पानी में हलचल होने लगी। पानी के भीतर से एक खूबसूरत लेकिन भयानक स्त्री की छाया उभरने लगी। उसकी आंखों से खून की तरह लाल आभा निकल रही थी और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। यक्षिणी ने अपनी पहली सीधी उपस्थिति से सभी को दहशत में डाल दिया। रूपा को देखते ही यक्षिणी ने उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की। रूपा की चीखें सुनाई देने लगी और उसकी स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। उसकी आंखें सूज गईं और वह बेतहाशा कांपने लगी। राजू ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह उसे रोकने में असमर्थ था। यक्षिणी ने रूपा के चारों ओर एक अंधेरे धुंध का घेरा बना लिया, जिससे वह और भी डरावनी लग रही थी। रूपा की स्थिति में तेजी से गिरावट देखी जा सकती थी। उसका स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ और वह बेतहाशा असहाय महसूस करने लगी। उसके आसपास के लोग भी डर के मारे कांप रहे थे और गांव में भय का माहौल छा गया था। यक्षिणी की उपस्थिति ने गांव के लोगों को भी प्रभावित किया। अब कोई भी चांदनी ताल के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और सभी लोग आशंका में जी रहे थे। इस प्रकार यक्षिणी का शाप और भी भयानक हो गया और रूपा और राजू को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्हें अब न केवल यक्षिणी की शक्ति से लड़ना था, बल्कि अपनी जिंदगी और गांव की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना था। रूपा की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई और राजू को एक निर्णायक उपाय की आवश्यकता महसूस होने लगी। अब ये तय करना था कि क्या वे यक्षिणी के शाप को समाप्त कर पाएंगे या गांव की भयावह स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। इस नए और खतरनाक मोड़ ने उनकी यात्रा को और भी जटिल बना दिया था। रूपा की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। यक्षिणी का शाप अब केवल उसके मानसिक स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि उसके शारीरिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा था। उसका चेहरा पीला और सूजा हुआ नजर आने लगा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे और उसके शरीर पर अजीब चकत्ते उभरने लगे थे। रूपा के परिवार और गांव के लोग चिंतित थे, लेकिन यक्षिणी के शाप के प्रभाव के कारण उनके किसी भी उपाय की कोई प्रभावशीलता नहीं हो रही थी। रूपा अक्सर बेतहाशा बड़बड़ाने लगी थी और उसके भयानक सपने उसकी नींद को पूरी तरह से प्रभावित कर रहे थे। उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि वह खुद को भी पहचानने लगी थी। राजू ने रूपा को संजीवनी बूटी और औषधियों से इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी की शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी औषधि उसे राहत नहीं दे पा रही थी। राजू ने उसे विभिन्न उपचारों के लिए डॉक्टरों और तंत्र मंत्र जानने वालों के पास भी ले जाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। यक्षिणी की उपस्थिति का मानसिक असर भी बहुत गहरा था। रूपा के सपनों में लगातार यक्षिणी की भयानक छवि और उसके डरावने स्वर गूंजते रहते थे। वह खुद को असहाय महसूस करने लगी थी और उसके मन में आत्महत्या के विचार आने लगे थे। उसके मानसिक स्वास्थ्य की गिरावट ने उसकी स्थिति को और भी गंभीर बना दिया था।
गांव के लोग भी अब यक्षिणी के शाप से प्रभावित हो रहे थे। कई लोगों ने रात को अजीब आवाजें सुनने की शिकायत की और कुछ ने तो दावा किया कि उन्होंने यक्षिणी की छाया देखी है। गांव में हर तरफ एक असामान्य डर का माहौल छा गया था और लोग रात के समय घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे। राजू ने रूपा के साथ यक्षिणी के शाप के खिलाफ एक निर्णायक कदम उठाने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि यदि उन्हें इस शाप से छुटकारा पाना है तो उन्हें विशेष अनुष्ठानों और पुरानी विधियों का सहारा लेना पड़ेगा। राजू और रूपा ने यक्षिणी के शाप से छुटकारा पाने के लिए प्राचीन अनुष्ठानों और विधियों की खोज शुरू की। उन्होंने पुराने ग्रंथों और तंत्र मंत्र की किताबों की खोज की जो इस तरह के शापों को समाप्त करने में सहायक हो सकते थे। राजू ने गांव के बुजुर्गों और तंत्रज्ञों से भी सलाह ली। उन्होंने उन्हें बताया कि यक्षिणी के शाप को समाप्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें पुरानी पांडुलिपियों और मंत्रों का अध्ययन करना पड़ा। एक दिन राजू और रूपा ने एक पुराने तांत्रिक के पास जाने का निर्णय लिया जो गांव के बाहरी इलाके में एक जंगल के किनारे निवास करता था। इस तांत्रिक के बारे में कहा जाता था कि उसने कई खतरनाक आत्माओं और शापों को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। राजू और रूपा ने तांत्रिक से मिलने के लिए लंबी यात्रा की। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और अजीब आवाजें उनकी यात्रा को और भी कठिन बना रही थीं। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि यक्षिणी का शाप समाप्त करने के लिए एक विशेष रात को एक खतरनाक अनुष्ठान करना होगा। इसके लिए उन्हें 7 विशेष जड़ी बूटियां, एक पुराना तंत्र मंत्र और एक विशेष मूर्ति की आवश्यकता थी। तांत्रिक ने उन्हें इन वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए निर्देशित किया और एक निश्चित तिथि को अनुष्ठान करने का समय बताया। रूपा और राजू ने तांत्रिक के निर्देशों का पालन करते हुए वस्तुओं की खोज शुरू की। उन्होंने जंगल में, गुफाओं में और प्राचीन मंदिरों में इन वस्तुओं को ढूंढने की कोशिश की। यह प्रक्रिया बेहद कठिन थी और उन्हें कई बार जीवन के खतरे का सामना करना पड़ा। इस दौरान रूपा की स्थिति और भी बिगड़ गई। उसने अपनी कमजोरी और थकावट के बावजूद यात्रा जारी रखी। वह जानती थी कि यक्षिणी का शाप समाप्त करने के लिए उसे यही यात्रा पूरी करनी होगी। रूपा और राजू के अनुष्ठान की तैयारी के दौरान यक्षिणी की शक्ति और भी बढ़ गई। चांदनी ताल के पानी में एक अजीब सी चमक और हलचल होने लगी। यक्षिणी की उपस्थिति और उसके हमलों की तीव्रता बढ़ गई और गांव के लोगों की स्थिति और भी खराब हो गई। रात के समय यक्षिणी ने और भी खतरनाक रूप ले लिया। उसने गांव के लोगों को अपनी शक्ति का एहसास कराया और कई लोगों को भयानक अनुभवों का सामना करना पड़ा। यक्षिणी की शक्ति ने गांव के माहौल को और भी डरावना बना दिया। रूपा और राजू ने अनुष्ठान के लिए जुटाई गई वस्तुओं के साथ एक विशेष रात को अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। उन्होंने चांदनी ताल के पास एक विशेष स्थान पर अनुष्ठान की तैयारी की। यह रात उनके लिए निर्णायक साबित होनी थी। तैयारी के दौरान यक्षिणी ने अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाया। उसने अनुष्ठान स्थल पर अजीब सी ठंडी हवा का झोंका भेजा और तालाब के पानी में खौफनाक लहरें उठाईं। यक्षिणी ने अपने शाप की पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए रूपा और राजू को परेशान करने की कोशिश की। यक्षिणी के हमले की तीव्रता ने रूपा और राजू को घेर लिया। यक्षिणी की हड्डियों जैसी आवाजें, अजीब सी ठंडी ठिठुरन और उसकी भयानक छाया ने अनुष्ठान को और भी कठिन बना दिया। राजू और रूपा ने अपने साहस और दृढ़ता को बनाए रखते हुए अनुष्ठान को पूरा करने की कोशिश की। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया, विशेष सामग्री को उपयोग में लाया
और यक्षिणी की आत्मा को शांत करने के लिए हर संभव प्रयास किया। रात की गहराई और यक्षिणी की शक्ति ने उनकी स्थिति को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया, लेकिन उनके प्रयास और विश्वास ने उन्हें इस खतरनाक स्थिति का सामना करने की शक्ति दी। रूपा और राजू ने अनुष्ठान की कठिन यात्रा को पूरा किया और यक्षिणी की बढ़ती शक्ति और उसके हमलों का सामना किया, लेकिन क्या उनके प्रयास सफल होंगे या यक्षिणी का शाप और भी भयावह हो जाएगा? इस भाग ने उनकी यात्रा को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया और अगले भाग के लिए एक नई चुनौती पेश की। रूपा और राजू ने यक्षिणी के शाप को समाप्त करने के लिए सभी प्रयास किए, लेकिन उनके सभी प्रयास असफल हो रहे थे। यक्षिणी की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके शाप के प्रभाव से न केवल रूपा की स्थिति बिगड़ गई बल्कि गांव भी उसके प्रभाव से त्रस्त था। रूपा और राजू को एक अंतिम और निर्णायक उपाय की आवश्यकता थी। रूपा और राजू ने अपनी यात्रा के दौरान तांत्रिक से प्राप्त निर्देशों और पुरानी किताबों का पुनरावलोकन किया। उन्होंने महसूस किया कि यक्षिणी के शाप को समाप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान और यक्षिणी को एक विशिष्ट स्थान पर ले जाना आवश्यक था। उन्होंने एक अंतिम योजना बनाई जिसमें निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं को शामिल किया गया। 1. विशेष रात का चयन। यक्षिणी के शाप को समाप्त करने के लिए एक विशेष रात का चयन किया गया जब पूर्णिमा की रात और चांदनी रात की स्थिति होगी। ये रात यक्षिणी की शक्ति को कमजोर करने के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। 2. विशेष सामग्री की एकत्रीकरण। उन्होंने तांत्रिक के द्वारा बताई गई 7 विशेष जड़ी बूटियां, एक पुराना तंत्र मंत्र और एक विशेष मूर्ति एकत्र की। इस सामग्री को विशेष प्रकार से तैयार किया गया ताकि यक्षिणी की आत्मा को नियंत्रित किया जा सके। 3. यक्षिणी को विशेष स्थान पर लाना। रूपा और राजू ने योजना बनाई कि यक्षिणी को एक विशेष स्थान पर ले जाया जाएगा जहां पर अनुष्ठान किया जाएगा। ये स्थान चांदनी ताल के अंदर एक विशेष गुफा में था जो यक्षिणी के शाप को समाप्त करने के लिए उपयुक्त माना जाता था। 4. विलक्षण सुरक्षा उपाय। उन्होंने सुरक्षा के लिए गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ लाने का निर्णय लिया ताकि अनुष्ठान के दौरान किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटा जा सके। रूपा और राजू ने इस योजना पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया और अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री और तैयारियों को अंतिम रूप दिया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों और तांत्रिक से प्राप्त सलाह को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना को लागू करने का निर्णय लिया। पूर्णिमा की रात आ गई और चांदनी ताल पर एक रहस्यमय वातावरण छा गया। चांदनी की रोशनी में तालाब की सतह पर अजीब सी चमक और हलचल हो रही थी। रूपा और राजू ने अपने योजना के अनुसार सब कुछ तैयार किया और यक्षिणी को गुफा की ओर ले जाने के लिए निकल पड़े। गांव के कुछ भरोसेमंद लोग भी उनके साथ थे जो सुरक्षा और सहायता के लिए तैयार थे। रूपा और राजू ने गुफा की ओर जाते हुए सभी तैयारियों का ध्यान रखा और सुनिश्चित किया कि कोई भी अवरोध उनके रास्ते में न आए। जब वे गुफा के भीतर पहुंचे तो वहां की खामोशी और अंधेरा भयावह था। गुफा की दीवारों पर अजीब सी तामसिक छाया और ठंडी हवा बह रही थी। जैसे ही रूपा और राजू ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की, यक्षिणी की उपस्थिति का एहसास हुआ। अचानक गुफा में अजीब आवाजें गूंजने लगी और यक्षिणी की भयानक छवि सामने आई। उसकी आंखों में एक भयानक आक्रोश था और उसकी त्वचा से काले धब्बे उभर रहे थे। यक्षिणी ने अपनी पूरी शक्ति को एकत्र किया और अपने शाप को और भी क्रूर रूप में प्रकट किया। रूपा और राजू ने अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू की और मंत्रों का उच्चारण करने लगे।
यक्षिणी ने उनका सामना करने के लिए अपने काले जादू का इस्तेमाल किया और गुफा में अजीब सी हलचल और भयंकर ठंडी हवा फैलाई। यक्षिणी की क्रूरता ने रूपा और राजू को पूरी तरह से घेर लिया। यक्षिणी ने उन्हें अपनी शक्ति से दबाना और शापित करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने एक भयानक चीख के साथ हमला किया। रूपा और राजू ने अपनी पूरी शक्ति और साहस को एकत्र किया और यक्षिणी के शाप को समाप्त करने के लिए अंतिम प्रयास किया। उन्होंने तंत्र मंत्र की विधियों का पूरी तरह से पालन किया और यक्षिणी की आत्मा को नियंत्रित करने के लिए अपने मन की पूरी एकाग्रता को केंद्रित किया। रूपा और राजू की पूरी कोशिश के बावजूद यक्षिणी की शक्ति और क्रूरता ने एक महत्वपूर्ण संघर्ष को जन्म दिया। गुफा के भीतर संघर्ष और भी तीव्र हो गया और यक्षिणी ने अपनी पूरी शक्ति को लगा दिया। रूपा और राजू ने अनुष्ठान की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाई। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया, विशेष सामग्री का उपयोग किया और यक्षिणी को नियंत्रित करने की कोशिश की। गुफा में एक भयंकर हलचल मची और अजीब सी रोशनी फैल गई। यक्षिणी की क्रूरता और शक्ति ने गुफा को पूरी तरह से हिला दिया, लेकिन रूपा और राजू की दृढ़ता और साहस ने अंततः यक्षिणी की आत्मा को नियंत्रित कर दिया। उन्होंने अंततः यक्षिणी के शाप को समाप्त कर दिया और उसे गुफा के भीतर बंद कर दिया। रूपा और राजू की मेहनत और प्रयासों ने यक्षिणी के शाप को समाप्त कर दिया। गांव में शांति और सामान्य स्थिति लौट आई। लोग अब राहत की सांस ले सके और यक्षिणी के भयावह प्रभाव से मुक्ति मिल गई। समाप्ति के साथ रूपा और राजू की यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई। यक्षिणी के शाप को समाप्त करने के बाद वे एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन क्या ये शांति स्थायी होगी या भविष्य में फिर से कोई नई चुनौती सामने आएगी? यक्षिणी का शाप समाप्त कर दिया गया था, लेकिन ये केवल एक अस्थायी समाधान था। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन रूपा और राजू को पता चला कि यक्षिणी के शाप की गहराई और भी जटिल है। उन्हें ये समझने की आवश्यकता थी कि यक्षिणी का शाप किस प्रकार उत्पन्न हुआ और इसका मूल कारण क्या था। गांव के बुजुर्गों और पुरानी किताबों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यक्षिणी का शाप एक प्राचीन कथा से जुड़ा हुआ था। यक्षिणी, जिसका नाम केतकी था, एक अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली प्राणी थी जो एक समय में एक महान सम्राट की प्रेमिका थी। सम्राट के दिल में उसके प्रति गहरा प्रेम था, लेकिन यक्षिणी की सुंदरता और शक्ति के कारण कई प्रतिशोधी भी थे। एक दिन यक्षिणी के प्रतिकूल कुछ दुष्ट तांत्रिकों ने उसकी शक्ति को समाप्त करने और उसे एक जादुई शाप के तहत डालने का प्रयास किया। उन्होंने यक्षिणी को धोखे से एक जादुई शापित जड़ी बूटी को सेवन करने के लिए मजबूर कर दिया। इस शाप के परिणामस्वरूप यक्षिणी को जल के भीतर अटके रहना पड़ा और रात के समय लोगों को परेशान करना पड़ा। शाप के प्रभाव से वह एक दुष्ट प्राणी बन गई और उसकी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पाए। शाप के तहत अटकी यक्षिणी ने सैकड़ों वर्षों तक अमानवीय यातनाओं का सामना किया। उसकी आत्मा को शांत करने और उसे मुक्त करने के लिए कोई उपाय नहीं था। केवल एक व्यक्ति जो उसकी कहानी को जानता था और उसके शाप को समझता था ही उसकी मुक्ति का उपाय हो सकता था। रूपा और राजू ने इस प्राचीन कथा को सुनने के बाद शाप की गहराई को समझने की कोशिश की। उन्होंने महसूस किया कि केवल यक्षिणी के अतीत और उसकी कहानी को जानकर ही वे उसके शाप को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। रूपा की स्थिति जैसे जैसे समय बीत रहा था और भी खराब होती जा रही थी। यक्षिणी का शाप अब केवल रात के समय ही नहीं
बल्कि दिन के समय भी उसके जीवन को प्रभावित कर रहा था। उसकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। रूपा के शरीर पर अजीब चकत्ते और घाव उभरने लगे थे और उसकी आंखों में एक विचित्र सी चमक आ गई थी। उसकी नींद की समस्या और भी बढ़ गई थी। वह अक्सर बेतहाशा चीखने और बड़बड़ाने लगी थी। गांव के लोग अब उसकी स्थिति को लेकर चिंतित थे और उसकी मदद करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे थे, लेकिन कोई भी उपाय प्रभावी नहीं हो रहा था। राजू ने महसूस किया कि यक्षिणी के शाप का प्रभाव अब और भी गहरा हो गया है। यक्षिणी के शाप ने केवल रूपा की स्थिति को ही नहीं, बल्कि गांव के वातावरण को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया था। गांव में रात के समय अजीब आवाजें और भयावह घटनाएं घटने लगी। लोगों ने महसूस किया कि यक्षिणी का शाप अब और भी खतरनाक हो गया है। रूपा के जीवन में आ रहे बदलावों ने राजू को और भी चिंतित कर दिया। उसने सोचा कि अगर वह यक्षिणी के शाप का पूरी तरह से समाधान चाहता है, तो उसे शाप की जड़ तक पहुंचना होगा। इसके लिए उसे और अधिक जानकारी की आवश्यकता थी। राजू ने तय किया कि यक्षिणी के शाप को समाप्त करने के लिए पुरानी किताबों और प्राचीन ज्ञान की गहराई में जाकर ही समाधान मिलेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से जानकारी प्राप्त करने के बाद पुरानी पांडुलिपियों और तंत्र मंत्र की किताबों की खोज शुरू की। राजू ने प्राचीन ग्रंथों और तांत्रिक ज्ञान को एकत्र करने के लिए एक पुरानी लाइब्रेरी में जाकर कई दिन बिताए। उसने कई किताबें पढ़ी और प्राचीन मंत्रों और अनुष्ठानों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उसने कई ऐसे अनुष्ठानों और विधियों का पता लगाया जो यक्षिणी के शाप को समाप्त करने में सहायक हो सकते थे। राजू ने ये भी पता लगाया कि यक्षिणी का शाप एक विशेष समय और स्थान पर अनुष्ठान करने से ही समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए उसे एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटियां, एक प्राचीन मूर्ति और विशेष मंत्रों की आवश्यकता थी। रूपा और राजू ने इस ज्ञान का उपयोग करते हुए अपनी योजना को सुधारने का निर्णय लिया। उन्होंने उन विशेष जड़ी बूटियों और वस्तुओं की खोज शुरू की जो अनुष्ठान के लिए आवश्यक थी। रूपा की स्थिति को लेकर राजू की चिंताओं को देखते हुए उन्होंने एक अनुभवी तांत्रिक से भी सलाह ली। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि यक्षिणी के शाप को समाप्त करने के लिए एक विशिष्ट दिन और समय का चयन करना होगा और विशेष अनुष्ठान को सही तरीके से करना होगा। इस प्रकार राजू और रूपा ने यक्षिणी के शाप को समाप्त करने के लिए एक अंतिम योजना बनाई। उन्होंने सुनिश्चित किया कि वे सभी आवश्यक वस्तुओं और जानकारियों को एकत्र करके सही समय पर अनुष्ठान को पूरा कर सकें। रूपा और राजू की यात्रा यक्षिणी के शाप की गहराई को समझने और उसे समाप्त करने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई थी। उन्होंने यक्षिणी के अतीत और शाप के प्रभाव को गहराई से समझा और अपने अगले कदमों की योजना बनाई। अब उन्हें यक्षिणी के शाप को समाप्त करने के लिए अंतिम अनुष्ठान की तैयारी करनी थी।